दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, बैठक में कृषि मंत्री नहीं आए तो किसानों ने फाड़ी कानून की प्रतियां। मुंबई पुलिस ने नोटिस में अर्नब से पूछा क्यों ना बॉन्ड भरवाया जाए। विज्ञापन में नहीं जची हिंदू मुस्लिम एकता, कर्मचारियों को दी धमकियां। साल भर बाद रिहा होने वाली महबूबा ने कहा विशेष दर्जा लेकर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री बोले आरजेडी की सरकार में कश्मीर से आतंकी बिहार आएंगे। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विश्लेषण का, लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश है। गुजारिश ये है कि अच्छी पत्रकारिता को, सच्ची पत्रकारिता को बढ़ावा देना हमारा आपका सबका लोकतांत्रिक दायित्व है, जिम्मा है। गोदी मीडिया के चरित्र को देखते हुए ये बहुत जरूरी हो गया है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ खड़ा हुआ जाए, उसकी ताकत बना जाए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए, जिससे आपको सदस्यता योजना के बारे में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। आप अपनी मनचाही सदस्यता चुन लीजिए और इस तरह से एक अच्छी और सच्ची पत्रकारिता को बढ़ावा देने में अपना योगदान दीजिए। वापस लौटते हैं, शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम। और अब सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। किसान बिल पर बुलाई बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के न आने से नाराज किसान नेताओं ने मंत्रालय में ही हंगामा कर दिया और जबरदस्त तरीके से अपने विरोध का प्रदर्शन किया। किसान नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कृषि कानूनों की प्रतियां भी फाड़ डाली। किसानों ने कहा कि बैठक बेनतीजा रही और वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। पंजाब में किसानों के आंदोलन को देखते हुए सरकार ने नए कानून के प्रावधानों पर बातचीत के लिए किसानों के प्रतिनिधि मंडल को दिल्ली बातचीत के लिए बुलाया था। किसानों ने आरोप लगाया है कि सरकार पंजाब में नेताओं को फोन कर किसानों के खिलाफ भड़का रही है। बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले महीने संसद के दोनों सदनों से भारी विरोध के बावजूद 3 कृषि बिल पारित करवा लिए थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। इतने दिनों से, महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं हरियाणा में, पंजाब में, और वहाँ के प्रतिनिधि इस बैठक में, अहम बैठक में हिस्सा लेने आए थे, लेकिन मंत्री महोदय खुद नदारद थे। उन्होंने ये जिम्मा एक सचिव के स्तर पर डाल दिया और जाहिर है कि सचिव निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते हैं, वो टाल मटोल करने लगे और इससे किसान नाराज हो गए। ये कम से कम 50-60 किसान नेता इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे और उनका फ्रस्ट्रेशन तब निकला जब मंत्री महोदय वहां पर उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने अपने विरोध प्रकट किया, बिल की प्रतियां फाड़ी, कानून की प्रतियां फाड़ी, नारे लगाए और चले गए। लेकिन ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि किसानों की समस्याओं, उनके आंदोलनों के प्रति सरकार का नजरिया कितना उपेक्षापूर्ण है, कितना ढीला ढाला है कि इतनी अहम बैठक को भी उसने गंभीरता से नहीं लिया। किसानों को अनदेखा किया। उनसे इस बातचीत के जरिए एक समाधान का रास्ता खोजने की कोशिश हो सकती थी, लेकिन उसमें भी सरकार ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। इससे पता चलता है कि सरकार की असल में दिलचस्पी ही नहीं है। अब उसने अपनी ज़बरदस्ती से ये कानून तो बनवा लिए हैं, अब उनको वो थोपना चाहती है किसानों के साथ। ये एक रस्म अदायगी शायद वो करना चाहती थी ताकि ये मैसेज जाए कि हमने किसानों से बातचीत की है। लेकिन बातचीत को सिरे तक ले पहुंचाने के लिए, अंजाम तक पहुंचाने के लिए ना तो उसने मानसिक रूप से तैयारी की है और ना ही जो प्रस्ताव रखने चाहिए या जिन प्रस्तावों और बिंदुओं पर बातचीत होनी चाहिए उसके लिए इस बैठक में तैयारी दिखी। तो इससे जाहिर है कि किसान संगठन, किसान नेता बुरी तरह खफा हो गए, नाराज हो गए और उन्होंने बहिष्कार कर दिया इस बैठक का। तो इस बातचीत का टूटना कोई अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि दोनों राज्य और उसके अलावा भी दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में जहां भी किसान आंदोलनरत हैं, उनको एक बहुत ही खराब मैसेज गया है कि सरकार उनसे बातचीत करने वाली नहीं है या बातचीत के प्रति गंभीर नहीं है और कोई समाधान बातचीत के जरिए निकालने की
उसके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो केवल टाल मटोल कर रही है, समय काट रही है। और ये आंदोलन के लिए और भी भड़काने वाली एक हरकत मानी जा सकती है। तो जाहिर है कि अब किसान इस घटना के बाद ज़्यादा उत्तेजित होंगे और उनका जो आंदोलन है और आक्रामक हो सकता है। अगली खबर लेते हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के परिवार को सोशल मीडिया और फोन के जरिए धमकियां देने वाले एमबीबीएस के छात्र को पुलिस ने माफी मांगने के बाद छोड़ दिया है। पुलिस ने जब छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि वो रिपब्लिक टीवी की सुशांत केस पर की गई कवरेज से प्रभावित था और उसी की वजह से वह मुंबई पुलिस कमिश्नर के परिवार को धमकियां दे रहा था। मुंबई क्राइम ब्रांच का कहना है कि इस छात्र ने ये खुद कबूला है। हालांकि पुलिस कमिश्नर ने छात्र द्वारा माफी मांगने और उसके परिवार की गुजारिश के बाद छात्र के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं कराया है। मुंबई पुलिस का कहना है कि इससे साफ हो गया है कि कैसे कुछ चैनलों द्वारा युवा दिमागों में जहर भरा जा रहा है। वहीं एमबीबीएस के तीसरी साल में पढ़ रहे इस छात्र के परिवार ने मुंबई पुलिस का शुक्रिया कहा है कि उन्होंने छात्र को नई शुरुआत करने का एक मौका दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने इसको इशू नहीं बनाया और उस छात्र को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और जो भी कार्रवाई है वो आगे बढ़ाते तो इस छात्र का भविष्य चौपट हो सकता था, उसका करियर खराब हो सकता था और बाद में उसे बहुत तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन और ये सोचिए कि अगर यही कोई घटना किसी बीजेपी शासित राज्य में हुई होती तो उसका अंजाम क्या होता, निश्चित रूप से वो युवक अभी जेल में होता। तो ये एक जो उदारता दिखाई है, समझदारी दिखाई है, इसके लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर को धन्यवाद करना चाहिए और उनके परिवार ने उनका एहसानमंद होना जताया भी है, एहसान जताया भी है। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है वो ज़्यादा गौर करने लायक है और वो ये है कि रिपब्लिक टीवी के कवरेज से वो युवक इतना प्रभावित हुआ, इतना उत्तेजित हुआ, इतना दिग्भ्रमित हुआ, गुमराह हुआ कि वो मुंबई पुलिस के कमिश्नर को ही धमकियां देने लगा, उनके परिवार को ही धमकियां देने लगा। अब आप सोच सकते हैं कि इस तरह के चैनल, रिपब्लिक टीवी है, जी टीवी है, इस तरह के कुछ चैनल जो इस तरह की भाषा में इस तरह का उन्माद भड़काते हैं, इस तरह के कवरेज के जरिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उसका क्या असर जो ऑडियंस है, दर्शक हैं, श्रोता हैं, उन पर पड़ता होगा और वो किस किस तरह से वायलेंस के लिए नफरत से भर कर आगे बढ़ते होंगे। ये व्यक्ति कुछ धमकियां देकर चुप हो गया या पुलिस कमिश्नर की या पुलिस की नज़र में आ गया, लेकिन कई ऐसे लोग भी होंगे जो वायलेंस के लिए काम कर रहे होंगे, वायलेंस की दिशा में कई कदम और आगे भी बढ़ गए होंगे। तो ये बड़ा विचित्र सा कहना चाहिए मामला है, विचित्र सा नहीं, एक स्वाभाविक मामला है कि जिस तरह का माहौल हमारे आसपास ये मीडिया बना रहा है उससे कभी भी वो किसी भी तरह का हादसा हो सकता है, किसी भी तरह की वायलेंस हो सकती है, व्यक्तिगत स्तर पर भी और सामूहिक स्तर पर भी, क्योंकि ये दंगों की स्थितियों का भी निर्माण इसी तरह से चैनलों की हरकतों के कारण, मीडिया की हरकतों के कारण होता है। इसी से जुड़ी एक और खबर है। टीवी चैनलों की टीआरपी गड़बड़ी के मामले में कार्रवाई का सामना कर रहे रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इसी साल प्रसारित हुए कार्यक्रमों को लेकर 2 एफआईआर के मामले में मुंबई पुलिस ने उन्हें शुक्रवार शाम को पुलिस के सामने पेश होने का नोटिस भेजा है। शनिवार को ही भेजे गए इस नोटिस में उनसे पूछा गया है कि क्यों ना उनसे एक बॉन्ड भरवाया जाए कि वो अच्छा व्यवहार करेंगे। बॉन्ड भरवाने का मतलब है कि यदि वो अगली बार बुरा बर्ताव करेंगे तो जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। यहाँ बुरे बर्ताव या व्यवहार से मतलब टीवी पर भड़काऊ या 2 समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने वाले कार्यक्रमों के प्रसारण से है। ये दोनों एफआईआर उनके टीवी कार्यक्रमों के प्रसारणों को लेकर है। एक तो कोरोना लॉकडाउन के दौरान बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भीड़ को लेकर प्रसारण से संबंधित है और दूसरी पालघर में साधुओं की हत्या के प्रसारण को लेकर। तो इन दोनों ही घटनाओं में, बल्कि और भी कई घटनाओं में
रिपब्लिक टीवी का जो रवैया रहा है वो गैर जिम्मेदाराना रहा है, वो भड़काऊ रहा है, उन्माद फैलाने वाला रहा है और उससे कई तरह की दिक्कतें पैदा हुई हैं और ये जाहिर है कि एक असामाजिक व्यवहार है और इसके लिए पुलिस उन्हें चेतावनी दे रही है, उन्हें बॉन्ड भरवा कर उनको बांधना चाहती है कि आप भविष्य में इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। ये एक तरह से ये सलूक अपराधियों के साथ किया जाता है कि ताकि वो दूसरे अपराध न कमिट करें। तो ये अपराध लगातार अर्णब गोस्वामी अपने चैनल के मार्फत से कर ही रहे हैं, तो उन्हें एक तरह की वार्निंग है और एक समझदारी से आगे काम करने का एक सुझाव भी आप मान सकते हैं। लेकिन ये एक चेतावनी है, बहुत बड़ी चेतावनी है और हालांकि पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन जब पत्रकार हो तब ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन जो पत्रकार के आवरण में, मुखौटों में समाज विरोधी काम कर रहे हों, देश विरोधी काम कर रहे हों, आपस में लोगों को लड़ा रहे हों, भड़का रहे हों, झूठ फैला रहे हों, उन्हें पत्रकार मानना कहाँ तक ठीक होगा, ये हमारे दर्शक सोचें। कोई प्रोपेगेंडा चैनल एक समझदार चैनल की हैसियत से काम नहीं करता है और न ही कोई एंकर या कोई पत्रकार अगर किसी दुर्भावना से प्रेरित होकर खबरें बनाता है, दिखाता है, प्रस्तुत करता है, तो वो भी जिम्मेदाराना पत्रकारिता नहीं मानी जाएगी। इसलिए इसको इस नज़रिए से भी देखा जाना चाहिए। अगली खबर लेते हैं। टाटा ग्रुप के ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क के नए विज्ञापन एकत्वम का विवाद अब हिंसा की धमकियों तक बढ़ गया है। पहले केवल बहिष्कार की मुहिम चलाई गई, मगर अब तनिष्क के कर्मचारियों को भी निशाना बनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। खुद तनिष्क ने इस विवाद पर बयान जारी किया है और इसमें उसने अपने कर्मचारियों, सहभागियों और स्टोर स्टाफ की सुरक्षा का हवाला दिया है। इधर गुजरात के कच्छ में एक स्टोर को धमकी भी मिली है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार भीड़ ने गुजरात के कच्छ जिले में एक प्रसिद्ध स्टोर को सोमवार रात निशाना बनाया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि कुछ लोगों ने स्टोर को सूचित किया था कि विज्ञापन अच्छे नहीं हैं और इससे उनकी भावनाओं को चोट पहुंची है। कुछ धमकी वाले कॉल भी आए थे। पुलिस नियमित रूप से इलाके में गश्त लगा रही है। तनिष्क के गांधीधाम स्टोर के प्रबंधक से कथित तौर पर माफीनामा भी लिखवाया गया था। प्रबंधक ने नोट में लिखा, विज्ञापन शर्मनाक है और हम माफी मांगते हैं। भीड़ ने इसे स्टोर पर चिपकाया था। तनिष्क का ये विवाद उस 45 सेकंड की विज्ञापन फिल्म को लेकर है जो दो अलग अलग धर्मावलंबियों के बीच शादी पर आधारित है। इस विज्ञापन में देखा जा सकता है कि एक मुस्लिम परिवार अपनी पुत्र वधू के लिए परंपरागत हिंदू रीति रिवाज वाले कार्यक्रमों की तैयारी कर रहा है। विज्ञापन में संदेश दिया गया है कि एकजुट हुए हम तो क्या न कर जाएंगे, मतलब एकजुट हुए अगर तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यानी इसमें एकता की बात की गई है। लेकिन इसी धार्मिक एकता की बात कुछ लोगों को इतनी बुरी लगी कि इस पर विवाद खड़ा हो गया। विवाद के बाद इस वीडियो विज्ञापन को तनिष्क के आधिकारिक यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल से हटा लिया गया। तो ये बहुत ही कहना चाहिए कि शर्मनाक घटना है कि एक विज्ञापन को लेकर और एक समझदारी भरे प्रेम पूर्वक बनाए गए विज्ञापन को लेकर जिसमें कहीं से भी कोई दुर्भावना नहीं झलकती है, दो अलग अलग धर्मों के लोग प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं और दोनों एक दूसरे के धर्मों का सम्मान कर रहे हैं। ये बड़ी बात है और ये इस तरह के मैसेज की हमें आज के हिंदुस्तान में ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही आपसी टकराव, वैमनस्य पैदा करने वाली चीज़ें घटित हो रही हैं। तो इस तरह के विज्ञापन का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन जो कट्टरपंथी राजनीति है, जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, जिसने जनमानस को बुरी तरह से कहना चाहिए कि जहरीला बना दिया है, बहुत सारे लोग उस कट्टरपने के साथ जी रहे हैं और हर सकारात्मक चीज को भी एक खास नजरिए से देखकर उसके खिलाफ उत्तेजित होते हैं, उस पर हमला करते हैं और हिंसक हो जाते हैं। तो ये तमाम चीजें इस विज्ञापन के संदर्भ में भी हमें देखने को मिल रही हैं। निश्चित रूप से इसके पीछे वो ध्रुवीकरण की राजनीति भी काम कर रही होगी, जो चाहती है कि हिंदू मुसलमान के बीच दरार बढ़े और जिसका फायदा हम राजनीति में, चुनाव में उठा सकें। इस विज्ञापन को लव जिहाद और धर्मांतरण से जोड़ा जा रहा है, जो कि सही नजरिया नहीं है। कम से कम जो भारतीय संस्कृति है, हमारी साझा संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, जिसमें मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रोटी और बेटी दोनों का संबंध बनाकर आगे बढ़ने की बात होती है, वहाँ ये दरारें पैदा करने के वाले लोग इस विज्ञापन को निशाना बना रहे हैं।
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और लॉ एंड ऑर्डर को जो लोग संभालते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के लोगों को कैसे रोकना है, चाहे वो सोशल मीडिया पर धमकियां दे रहे हों, चाहे सीधे स्टोर पर या शोरूम पर आकर धमकियां दे रहे हों, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। लेकिन जहां गुजरात में ऐसे ही लोगों की सरकार है तो जाहिर है कि वो कदम नहीं उठाए जाएंगे। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ इस तरह के तत्वों को बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है, वो आगे बढ़कर एग्रेसिव ढंग से काम करते हैं और इस मामले में भी हम ये होता हुआ देख रहे हैं। अगली खबर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती को रिहा कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 में बदलाव के वक्त से वो हिरासत में थी। पहले उन्हें नजरबंद रखा गया था, लेकिन बाद में उन्हें सख्त कानून जन सुरक्षा अधिनियम यानी पीएसए के तहत हिरासत में रखा गया था। महबूबा की रिहाई तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय हिरासत की सीमा खत्म होने वाली थी। महबूबा मुफ्ती के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर रिहाई की जानकारी दी गई। अब तक महबूबा की बेटी इल्तिजा उनके ट्विटर हैंडल को संभाल रही थी। महबूबा के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, चूंकि मुफ्ती की अवैध हिरासत आखिरकार खत्म हुई, मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने इस कठिन समय में मेरा साथ दिया। मैं आप सभी का आभार मानती हूं। अब इल्तिजा विदा लेती है, खुदा आपको महफूज रखे। महबूबा मुफ्ती की रिहाई पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट किया, मुझे ये सुनकर प्रसन्नता हुई है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा को हिरासत में 1 वर्ष से अधिक समय के बाद रखने के बाद रिहा कर दिया गया है। उनकी लगातार हिरासत एक उपहास था और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ था। महबूबा का हम स्वागत करते हैं। उधर महबूबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा लेकर रहेंगे और उसके मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। तो हम सब जानते हैं कि महबूबा मुफ्ती की जो गिरफ्तारी है वो एक तरह से कहना चाहिए कि लोकतंत्र विरोधी कार्रवाई है, जनतंत्र के खिलाफ है, मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। और जिस नेता के साथ इसी बीजेपी ने राज्य में सरकार बनाई, सरकार चलाई, उसी को ऐन वक्त पर उन्होंने जेल में डाल दिया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि न्यायालय ने बहुत देर से हस्तक्षेप किया। इस तरह की कार्रवाई पर तुरंत हस्तक्षेप की उम्मीद की जाती है कि जब सरकारें इस तरह से दमनात्मक कार्रवाई करेंगी, इस तरह के दमनकारी उपाय आजमाएंगी, तब कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने देश की एकता, अखंडता वगैरह फला का उदाहरण देकर, बहाना बनाकर उस वैसा कुछ नहीं होने दिया। तो ये बड़ा दुखद है। न्यायपालिका के पक्ष से सरकार ने तो जुल्म ढाए ही हैं कश्मीरी अवाम पर, लगातार उनको एक खुली जेल में रखा, उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनसे वंचित रखा और अब नेताओं को भी लंबे समय तक रखा। मार्च अप्रैल में उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की रिहाई हुई थी और उसके बाद अब महबूबा मुफ्ती की रिहाई हुई है। सवाल उठता है कि इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है। निश्चित रूप से जो तमाम दल हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं वो एकजुट होंगे और जो कश्मीर से छीना गया है धारा 370 का अधिकार, विशेष दर्जा का, जो कि निश्चित रूप से एक अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत छीन लिया गया है और संसद का इस्तेमाल किया गया है इसके लिए, वो उसके खिलाफ वहाँ लड़ाई मजबूत होगी, वहाँ अधिकारों की लड़ाई के लिए संगठित होंगे और जनता जो वहाँ की अवाम है उसको भी इसका दर्द सता रहा है जो उनसे छीना गया है। तो जाहिर है कि संघर्ष आगे बढ़ेगा, जैसा कि महबूबा मुफ्ती ने भी जाहिर किया है। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्र में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि अगर बिहार में सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर में जिन आतंकियों का हम सफाया कर रहे हैं वे बिहार की धरती में आकर पनाह ले लेंगे। वैशाली जिले में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने यह जिम्मा हमें सौंपा है। राय के इस विस्फोटक बयान का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि गृह राज्य मंत्री का ऐसा बयान देश में गृह युद्ध करा सकता है। बता दें, इससे पहले भी बीजेपी नेता पाकिस्तान और कश्मीर का इस्तेमाल चुनाव में करते रहे हैं। याद दिला दें कि 2015 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी जेडीयू से
अलग होकर चुनाव लड़ रही थी तो तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने एक जनसभा में कहा था कि अगर बीजेपी बिहार में हार गई तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। उनके इस बयान का काफ़ी विरोध भी हुआ था और जो चुनाव नतीजे आए थे उनमें बीजेपी को करारी हार मिली थी। तो इसके 2-3 मतलब हैं। पहली बात तो यह है कि जो इतने जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं उनकी काबिलियत पर शक होता है, उनकी समझदारी पर शक होता है कि वो इस तरह के संवेदनशील मामलों को समझते भी हैं या नहीं समझते हैं, और ये भी नहीं समझते हैं कि उनकी अपनी जिम्मेदारी क्या है। अगर जैसा कि वो कह रहे हैं बिहार में पनाह लेंगे तो क्या केंद्र सरकार आंखें बंद करके बैठी रहेगी? जम्मू कश्मीर से आतंकवादी बिहार आएंगे तो क्या केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी है इसमें कि नहीं है, या वो आंखें बंद करके बैठी रहेगी, हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी और जो इतनी सारी एजेंसियां उसके पास है उसका इस्तेमाल वो नहीं करेगी? तो एक तो ये कि उन्होंने ये बयान देकर न केवल अपने बारे में बल्कि गृह मंत्रालय के बारे में भी और अपनी सरकार के बारे में भी एक बहुत ही खराब छवि प्रस्तुत करने की कोशिश की है। एक नकारा और नालायक सरकार की एक छवि प्रस्तुत करने की कोशिश की है। दूसरा, बिहार के चुनाव में चूंकि कोई ऐसा एजेंडा अभी तक नहीं उभरा है जिसमें हिंदू मुसलमान किया जाए, भारत पाकिस्तान किया जाए, तो ये एक और एजेंडा लाने की एक भौंडी कोशिश है जिसे बिहार के मतदाता समझ पाएंगे, ऐसी उम्मीद करना चाहिए। पिछली बार जैसा कि हमने बताया अमित शाह ने बिहार को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की थी। बीजेपी हारेगी तो बिहार में पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि गृह मंत्री की मानसिकता क्या है। बिहार के चुनाव को वो पाकिस्तान से जोड़ रहे थे और ये नित्यानंद राय जो उन्हीं के विभाग में हैं अब फिर से वो उसे कश्मीर से जोड़ रहे हैं। तो चुनाव का किस तरह से कहना चाहिए लोगों को भ्रमित करना, इस तरह के इश्यूज जो नॉन इश्यूज हैं जिनका राज्य की जनता से, राज्य के विकास से कुछ भी लेना देना नहीं है, और तमाम तरह के भ्रम फैलाना, दूसरे की पार्टी के को कटघरे में करना, उनकी राष्ट्रभक्ति पर शक करना, उनकी देशभक्ति को पर शक करना, इस तरह की ओछी और भौंडी हरकत करना, ये शर्मनाक है भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारत सरकार के लिए और कहना चाहिए कि भारतीय राजनीति के लिए। अंत में कोरोना से संबंधित ताज़ा तरीन जानकारी आपको दे देता हूं। भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 72,41,000 के पार चला गया है। भारत में लगातार 9 लाख से कम मामले एक्टिव केसेस के बने हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 45% मौतें 60 साल से कम उम्र के लोगों की हुई हैं। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 3,81,00,000 के पार चली गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और वो तमाम मित्र जो अभी तक सत्य हिंदी को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो उसे सब्सक्राइब करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होता हूं कल की बड़ी खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।